2.31। इसमें अलग अलग पार्ट है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट में ये कहता है हमारे पास दो लार्ज साइज के कंडक्टिंग स्फीयर है पर दोनों को बहुत पास पास में रखा गया है, क्या इसमें कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लागू होगा या नहीं? तो जवाब है नहीं होगा, क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, और ये पॉइंट चार्ज क्योंकि बड़े साइज के हैं तो जब पास पास लेके आएंगे इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि पास पास आने से एक दूसरे को रिपेल करेंगे नज़दीक नज़दीक वाले चार्ज, तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, जिस वजह से कूलम्ब्स लॉ इस पर लागू नहीं होगा। सेकेंड पार्ट कहता है कि अगर कूलम्ब्स लॉ जो है वो इस तरीके के डिपेंडेंसी शो करता है कि के Q1 Q2 बाई आर क्यूब के हिसाब से, यानी कि 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है इंस्टेड ऑफ 1/r², तो क्या गॉस लॉ ट्रू होता? तो देखते हैं, अगर मान लीजिए फोर्स की वैल्यू के Q बाई r³ हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दैट पॉइंट चार्ज विल बी के Q बाई r³, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, राइट। तो अगर गॉस थ्योरम को ध्यान से देखें तो कितना लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये पॉइंट चार्ज हो गया आपके Q, हमने गॉसियन सरफेस ले लिया और यहाँ पे एक छोटा सा इस पे एरिया ले लिया जिसका एरिया वेक्टर ds है, E और ds का डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो E ds cos थीटा के जगह पे cos थीटा की वैल्यू हो जाएगा 1। तो और यूनिट ड्यू टू सिमेट्री हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है तो E को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनक्लोज चार्ज Q के बराबर है। तो यहाँ से E बराबर कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4, इसका जो एरिया आएगा वो 4πr² आएगा, तो 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए E इसके हिसाब से, गॉस थ्योरम के हिसाब से पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ रहा है, जबकि अगर कूलम्ब्स लॉ इस तरीके का वेरिएशन शो किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होना चाहिए, दोनों अलग हो रहा है, तो गॉस लॉ इस पे लागू नहीं हो पाएगा अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला अगर चेंज हो जाता है तो। नेक्स्ट पार्ट है कि अगर हमारे पास एक स्मॉल टेस्ट चार्ज है जिसको रेस्ट में रखा गया किसी पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मौजूद है, तो पूछा गया है क्या ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू चलेगा, उसी लाइन के ऊपर से चलेगा कि नहीं चलेगा? तो जवाब है नहीं चलेगा, ज़रूरी नहीं है। क्यों? देखिए मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कर्वी नेचर का है, इस पॉइंट पे चार्ज रखा है रेस्ट पे, और इसके ऊपर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फील्ड लाइंस पे वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, राइट। तो इस चार्ज पे एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल, तो इसका वेलोसिटी भी उसी तरफ अचीव होना शुरू होगा, तो इस लाइन के ऊपर से नहीं चलेगा। स्पेशल केस है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, कैसा हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, तो ऐसा हो सकता है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके का हो इस पॉइंट पे, है ना, और हमने यहाँ पे चार्ज रख दिया Q, तो ये Q इसी लाइन के अलावा चलना शुरू करेगा, पर ये स्पेशल केस हो गया, हर जगह पे नहीं लागू होगा, राइट। अगला पार्ट है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ अ न्यूक्लियस इन अ कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इफ द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वर्क डन आएगा वो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स होने की स्थिति में आप जानते हैं जो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ होता है वो हमेशा कितना होता है, 0, चाहे अब वो क्लोज्ड पाथ सर्कुलर हो चाहे वो इलिप्टिकल हो, डजेंट मैटर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट कहता है वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस देयर। तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? एक मान लीजिए एक आप स्फेरिकल कंडक्टर मान लीजिए, इसके सरफेस पे चार्ज दे रखे हैं हम, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। क्यों? आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का इफेक्ट लागू हो जाता है। सरफेस पे वोल्टेज मान लो V के बराबर है, तो आप बताइए इसके अंदर के लिए अगर हम इक्वेशन लिखना चालू करें तो आप जानते हैं E इज इक्वल टू -dV/dr होता है। अंदर अगर वेरिएशन चेक करेंगे ना, अगर अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो क्या नजर आएगा हमारे लिए, E के वैल्यू 0 लिखेंगे, तो रेट ऑफ dV/dr इज इक्वल टू 0, तो V जो हो गया वो कैसा हो गया, वोल्टेज कैसा हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, 0। तो वोल्टेज अक्रॉस दी एंटायर स्फीयर वो कैसा मेंटेन रहेगा, जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर बना रहेगा, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, राइट। तो इसलिए इसका जवाब है नहीं, ठीक है। अगला पार्ट हमसे पूछा गया है व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू अ कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर। तो ठीक है, सिंगल कंडक्टर का मतलब ये हुआ एक प्लेट तो हमारा जहाँ पे है तो है ही है कंडक्टर, दूसरा प्लेट को हम कहाँ मान के चलेंगे, एट इन्फिनिटी, राइट। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल कैपेसिटर तैयार होगा। अगला क्वेश्चन है
गेस अ पॉसिबल रीज़न वाई वाटर हैज़ अ मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन से मीका। वाटर के 80 है और मीका के 6 है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड सवाल है। अब आपके लिए आप इतना ध्यान रखिए कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो उसका जो डिज़ाइन, उसका जो सेटअप होता है, ओरिएंटेशन होता है, वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो करता है, राइट। और इस परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वजह से इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। अब एग्जैक्टली ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट किस तरीके से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इफेक्ट करता है, वो हमारे आउट ऑफ कंटेंट का चीज़ें हैं, आपको इतना नहीं जवाब देना है। आप बस इतना सा जवाब मेंशन करें अगर पूछा जाता है एज अ फैक्ट बेस्ड कि वाटर मॉलिक्यूल के किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसके मॉलिक्यूल्स में होते हैं। क्लियर।